अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस विद डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमने अपने गुज़िश्ता एपिसोड में पैरासोमनिया पर बात की, उसकी मुख्तलिफ अक़साम के बारे में आपको बताया। अपने इस एपिसोड में मुख्तसरन आपको हम ये बताएंगे कि इन पैरासोमनियाज को कैसे डायग्नोज किया जाता है और इलाज के ज़िम्मन में क्या लाइन ऑफ एक्शन यानी लाह अमल इख्तियार किया जाता है। जैसा कि अभी तक आप जान चुके होंगे कि पैरासोमनिया वो नाखुशगवार रवैये या तजुर्बे होते हैं जिनसे मरीज अपनी नींद के दौरान गुजरता है। एक वक्त था जब पैरासोमनिया को ये समझा जाता था कि ये तो नफ्सियाती मसाइल हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये नफ्सियाती बीमारियां नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों को पैरासोमनिया होते हैं उनको नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, चाहे वो अभी पता चले हों या उससे पहले से ही इनका इलाज चल रहा हो। लेकिन नाजरीन, मैं ये कहना चाहूँगा कि पैरासोमनिया को हल्का नहीं लेना चाहिए, खुसूसन उस सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं जब ये मरीज की या उसके घर वालों की ज़िंदगी को मुश्किल कर रहा हो, उसकी वजह से आपस के ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हों, उसकी वजह से मरीज को या घर वालों की जान को ख़तरात का सामना हो। पैरासोमनिया काबिल इलाज और काबिल तशखीस अमराज है। आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें ताकि अगर आप या आपके बच्चे या आपके बड़े किसी मुश्किल में हैं तो उनका इलाज किया जा सके। जहाँ तक पैरासोमनिया की डायग्नोसिस या तशखीस का ताल्लुक है, इसमें मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक तो ये कि आप जब अपने डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो डॉक्टर आपसे और आपके घर वालों से आपकी नींद और नींद के दौरान आने वाले मामलात और तजुर्बात के बारे में एक एक तफसील लेता है, और उसकी बुनियाद पर यह पता चलता है कि आपको पैरासोमनिया है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी किस्म का है। दूसरा ये कि पैरासोमनिया को डायग्नोज करने के लिए, उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि वीडियो पॉलीसोमनोग्राफी या वीडियो ईईजी मॉनिटरिंग। इन टेस्ट को करने के लिए आपको हॉस्पिटल में एक कमरे के अंदर दाखिल किया जाता है, आपको एक रात के लिए एडमिट किया जाता है। उसमें आपके सर पर कुछ इलेक्ट्रोड्स या वायर्स लगा दी जाती हैं जो कि आपके दिमाग के अंदर चलने वाली लहरें हैं उन्हें रिकॉर्ड करती हैं। इसके दौरान आपकी साथ साथ वीडियो भी बनती रहती है जो कि नींद के दौरान आने वाली आपकी हरकत को रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन आप इस दौरान आराम से सो रहे होते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही मखसूस टेस्ट होते हैं, इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम की ज़रूरत होती है, और ये सहूलत हर हॉस्पिटल में मुयसर भी नहीं है। मैं कराची के जिस हॉस्पिटल में होता हूँ वहाँ ये तमाम टेस्ट मुयसर हैं। इसके अलावा अगर आपका डॉक्टर ज़रूरी समझे तो दिमाग के MRI या CT स्कैन भी करवा सकता है। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, उसकी तफसील में जाने से पहले एक बात समझ लें। बहुत सारे पैरासोमनियाज सिवाय रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर के ज़्यादातर बच्चों में देखे गए हैं। बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं, और लेकिन बच्चे जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती चली जाती है उनके पैरासोमनियाज कम होते होते ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अमूमन बच्चों को दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती जब तक के बच्चे के साथ उसके पैरासोमनिया की वजह से कोई सीरियस मसाइल ना होने लगे। अब आते हैं इलाज की तरफ। मैं यहाँ पर एक अमूमी बात आपको बताऊंगा इलाज से मुतालिक, ताकि आपको आगाही हो सके कि पैरासोमनियाज को कैसे ट्रीट किया जाता है। देखिए, आपकी उम्र, आपके पैरासोमनिया की किस्म और आपके पैरासोमनिया की शिद्दत को देखकर आपका डॉक्टर ये फैसला करेगा कि आपको कौन सा इलाज की ज़रूरत है। पैरासोमनिया के इलाज के 4 मरहले होते हैं। उनमें से चौथा मरहले का ताल्लुक दवाइयों से है, जो कि बहुत कम मरीजों को उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम सबसे पहले और दूसरे मरहले पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। पहले मरहले में हम मरीज की जो स्लीप की क्वालिटी, जो नींद की क्वालिटी है, उसको बेहतर बनाते हैं। उसमें आपको जो है अपनी कुछ आदतों को तब्दील करना पड़ेगा ताकि आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो। मसलन आपका कमरा जहां आप सोते हैं उसे पुरसुकून होना चाहिए, उसमें अंधेरा भी होना चाहिए ताकि आपको कोई नींद के दौरान डिस्टर्बेंस नहीं हो। आपको अपना मोबाइल
लैपटॉप और टीवी सोने से 1 घंटा पहले बंद करने होंगे। सोने से पहले चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक या हेवी खाना या जंक फूड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अपने सोने और जागने का एक स्केड्यूल आपको बनाना पड़ेगा और ये बात यकीनी बनानी होगी कि आपने फिक्स टाइम पर सोना है और फिक्स टाइम पर उठना है। दूसरे मरहले में मरीज के नींद के दौरान जो आसपास का माहौल है उसको महफूज बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपको नींद में चलने की बीमारी है या रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसमें आप बिस्तर पे लेटे या बैठे बहुत ज़्यादा हरकत कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास या घर में कोई ऐसा आइटम, मसलन छुरी, माचिस, शीशे के टुकड़े या हथौड़ा खुला या सामने न पड़ा हो जिसे आप नींद की हालत में उठाकर खुद को या घर वालों को जख्मी कर दें। आपके घर के दरवाजे और खिड़कियां लॉक्ड होनी चाहिए, खुसूसन अगर आप फ्लैट में या घर की ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं, ताकि गिरकर जख्मी होने का खतरा कम से कम हो। तीसरा मरहला, आपका डॉक्टर ये ज़रूर चेक करता है कि पैरासोमनिया के साथ साथ आप किसी नफ्सियाती बीमारी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इन बीमारियों का इलाज भी ज़रूरी होता है और इलाज का आखिरी मरहला होता है दवाइयों से इलाज। ये उसी वक्त ही मुमकिन होता है जब डॉक्टर ज़रूरी समझता है कि शुरू के जो 3 दर्जों में उसने इलाज किया है आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर वो आपको दवाई तजवीज़ करता है। लेकिन इसमें भी बड़ी महदूद दवाइयाँ हैं और हर दवाई हर पैरासोमनिया के लिए नहीं है। इसका इन्हिसार इस चीज़ पे ऊपर होता है कि आपको कौन सी किस्म का पैरासोमनिया है और आपके पैरासोमनिया की शिद्दत कितनी है। इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो क्लोनाज़ेपाम है, मेलाटोनिन है, एमिट्रिप्टिलिन है, नॉरट्रिप्टिलिन है और टोपिरामेट है। तो नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पैरासोमनिया को डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसके इलाज किस तरह किया जाता है। मैं यहाँ पर अपने पैरासोमनिया के टॉपिक को क्लोज करता हूँ। अपनी अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।